हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में आज एक बहुत ही एक्साइटिंग स्टोरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को कवर करने के लिए। आप सभी को जानकारी होगी कि गेट के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है और लोगों ने फॉर्म वगैरह भरने का भी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। आप सभी को ये बात पता होगी कि गेट का एग्जामिनेशन जो उसका पेपर होता है वो फरवरी में होता है और वंस यू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, एक बार आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है इंटरव्यूज का। गेट के एग्जामिनेशन की तो बात सभी लोगों को समझ में आती है कि एक गिवन सिलेबस दिया हुआ है, फिर उसके उसको पढ़ना है और उसके बाद उसको एग्जाम दे देना और उसका रिजल्ट आ जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादातर मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट भी मैंने देखे हैं अपने, उसमें लोग पूछते हैं कि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन सी जगहों पे इंटरव्यू होता है, कौन सी जगहों पे इंटरव्यू नहीं होता है। जो बड़े बड़े आईआईटीज हैं, आईआईएससीज हैं, उनके लिए प्रिपेयर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी बातें जो हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्यूमुलेट करके आज हम अपने जो गेस्ट हैं, जो हमारी गेस्ट हैं, उनसे पूछने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग चारू को जानते होंगे। ये हमारी लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। गेट के लिए इन्होंने हमसे पढ़ाई की थी, गेट की कोचिंग ली थी हमसे और उसके बाद इनका सिलेक्शन आईआईएससी बैंगलोर में हो गया था। और आईआईएससी बैंगलोर में मास्टर्स के लिए नहीं, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी के लिए। आप सोच सकते हैं कि चारू ने अपने जो करियर में कितना बड़ा एक लीप लिया है, डायरेक्टली बैचलर्स से सीधे पीएचडी में। तो इस वजह से चारू के पास काफी एक्सपीरियंस है जिससे वो आपको बता सकती हैं। एक तो ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं कि आप बैचलर्स के बाद अगर डायरेक्टली ट्रांजिशन करते हैं पीएचडी में तो क्या दिक्कत आ सकती है, क्या मुसीबत आती है, क्या आसान है, नहीं है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सारी बातें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो और खास तौर पे डिस्कस करेंगे कि आईआईएससी के इंटरव्यूज कैसे होते हैं और बाकी जगहों पे भी किस तरीके के होते हैं। तो पिछली बार का हमारा गेट का रिजल्ट आप सभी को पता होगा, बहुत ही कमाल का था। लगभग सभी आईआईटीज में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। दो स्टूडेंट्स आईआईएससी बैंगलोर में सेलेक्ट हुए, उसमें एक चारू है। आज इनसे बात करेंगे। चारू प्लीज आप हमारे बीच में आइए और हमसे बात करिए। हेलो सर। थैंक यू सो मच चारू, आपने समय निकाला। अब तो आप रिसर्च स्कॉलर हैं। रिसर्च स्कॉलर्स के पास समय बहुत कम होता है, मुझे पता है, लेकिन थैंक यू सो मच, आप आई और स्टूडेंट्स के डाउट्स को आज आप क्लियर करेंगे। तो मैं तो आपको जानता हूं, बट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने आपका पहला पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, वैसे मैं बता दूं सभी स्टूडेंट्स को कि इससे पहले जब चारू की AIR 14 आई थी, ऑल इंडिया रैंक 14 गेट में इनकी आई थी, उसी के बेसिस पे इनका आईआईएससी में सिलेक्शन हुआ। तो भी हमने एक पॉडकास्ट बनाया था, उसमें बेसिक बातें इनसे की थी। बट आज जो हमारा मेन डिस्कशन होगा वो गेट की तैयारी के ऊपर होगा और उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस पर होगा। तो चारू थोड़ा सा अपना सबसे पहले तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आपको AIR 14 के लिए। मैं कितनी बार भी कह चुका हूँ आपको इस बारे में, लेकिन फिर बार बार कहने का मन करता है। आपने AIR 14 लेके आई, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में ओवरव्यू बता दीजिए ताकि सबको पता चल जाए। Thank you, sir. So my journey started from my BTech. So actually, मैं 10th तक बायो पढ़ा था, उसके बाद मेरा बायो बैकग्राउंड नहीं था, PCM बैकग्राउंड था। देन फॉर इंजीनियरिंग आई डिसाइडेड टू चूज बायोटेक्नोलॉजी। मुझे कोर में नहीं जाना था, ऐसे मतलब इलेक्ट्रिकल और सिविल इन सब ने मतलब कुछ अलग करना था, तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी चूज किया उस टाइम पे। और मैंने UIT पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से बायोटेक किया। और ड्यूरिंग माय बायोटेक मुझे इनिशियली बहुत प्रॉब्लम आया क्योंकि मेरा बायो बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे उनको चीजों को बिल्कुल 11th-12th वाले बेसिक्स को क्लियर करने में और सब्जेक्ट्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम लगा। लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम देने के बाद मैं उस स्पेस में आ गई जो जिसमें सारे बायो वाले बच्चे थे। देन इन माय 3rd ईयर मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट देना है, क्योंकि माय ब्रदर इज आल्सो अ PhD फ्रॉम IISc, सो मैंने डिसाइड किया कि आई आल्सो वांट टू डू अ PhD। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अपने 4th ईयर में एग्जाम नहीं दे पाई थी। तो देन आई डिसाइडेड कि आई विल टेक अ ड्रॉप एंड आई विल गिव द एग्जाम, कि मुझे PhD ही करना है। मैंने कभी सेकंड थॉट नहीं दिया उस चीज को कि मुझे एमटेक करना है, तो मेरे को था कि मुझे PhD ही करना है।
then I joined your coaching institute to लेवल अप माई स्टडीज, मतलब बेसिक्स ठीक थे बट काफी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी, जो मैंने वहां पे आके सीखी कि मतलब कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम्स को, वो सब शायद नहीं उतना क्लियर था उस टाइम पे गेट के हिसाब से, क्योंकि जब हम बीटेक में पढ़ते हैं तो हम थ्योरी पढ़ते हैं और वो जो न्यूमेरिकल वाला सेक्शन होता है या मतलब किसी भी प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है वो हमें नहीं पता होता। तो वो चीज मुझे वहां सीखने को मिली, टेस्ट सीरीज जो आपने प्रोवाइड कराई थी उनसे टेस्ट देके अपने गलत आंसर देख के सही चीजें देख के कि क्या स्ट्रांग है क्या वीक है किस चीज को, तो ऐसे ही जर्नी रही। फिर उसके बाद रैंक आने के बाद मैंने अप्लाई किया अलग अलग जगह, बट मैंने ज्यादातर पीएचडी के लिए अप्लाई किया था, एमटेक के लिए तो एक दो जगह ही किया था, देन इंटरव्यूज हुए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि आपके दिमाग में ये क्यों है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जब गेट का एग्जामिनेशन देते हैं तो उनके दिमाग में आता है मास्टर्स करना है, तो आपके दिमाग में ये क्यों बात थी कि नहीं मेरे को मास्टर्स नहीं करना है, मुझे पीएचडी के लिए ही जाना है, ये क्यों था आपके दिमाग में? ऐसा होता है कि मास्टर्स करते मतलब बच्चे ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उनको मास्टर्स करना है क्योंकि उन्हें क्लियर नहीं होता कि उन्हें रिसर्च में जाना है या नहीं जाना है। तो मास्टर का रीजन यही होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जॉब ओरिएंटेड कि हमें जॉब ही करना है तो हम मास्टर्स ही करेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी आइडिया नहीं होता कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। तो मेरा थोड़ा क्लियर था ये, क्योंकि मेरे को टीचिंग वाली चीज में इंटरेस्ट है, तो मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ लाइफ आगे जाके फ्यूचर में, तो इसलिए मेरे को क्लियर था कि थोड़ा मैंने रिसर्च को भी मतलब ड्यूरिंग माय बीटेक मैंने इंटर्नशिप्स किए थे, छोटे छोटे ही करे थे, 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ्स का भी किया था रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाके, CSIR वगैरह में जाके। तो वहां से मुझे थोड़ा सा क्लियर हुआ कि व्हाट रिसर्च एक्चुअली इज और हम क्या करते हैं उसमें। तो फिर मेरे को थोड़ा इंट्यूशन था और वो इंट्यूशन धीरे धीरे स्ट्रांग हुआ कि मुझे पीएचडी ही करना है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे बताई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कब हम डायरेक्ट पीएचडी में जाएं और कब हम बैचलर्स के बाद मास्टर्स कर ले, तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात एक बताई है यहाँ पे कि अगर आपको दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पीएचडी में नहीं जाइए, आप मास्टर्स कर लीजिए और उतना टाइम लीजिए, थोड़ा अपने स्किल्स पे काम करिए और फिर सोचिए कि आपको रिसर्च में जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि मास्टर्स के बाद भी इंडस्ट्री में आपके लिए मार्केट खुली रहेगी, क्योंकि इनको अकेडमिया में ही जाना है, इनको प्रोफेसर ही बनना है, इनका दिमाग में पहले से क्लियर है, इसलिए ये पीएचडी में गई। तो मैं अगेन बोलूंगा किसी भी स्टूडेंट को जिसके दिमाग में डायलेमा है कि मुझे क्या करना है, तो आप डायरेक्ट पीएचडी में जाने के पहले सोच लीजिए, क्योंकि पीएचडी बहुत डिमांडिंग है और खास तौर पे जो ऐसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में वहां पे आपको बहुत कमिटमेंट के साथ अपनी पीएचडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज पीएचडी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। और खास तौर पे अगर आप बैचलर्स से स्विच मार के जा रहे हैं तो आपके पास इतनी रेलेवेंट स्किल्स नहीं है कि आप डायरेक्ट पीएचडी में जाएंगे। मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वगैरह इतना स्किल डेवलप हो जाता है कि वो पीएचडी में जाके सर्वाइव करते हैं, लेकिन बैचलर्स के बाद डायरेक्ट पीएचडी में सर्वाइव करना इज डिफिकल्ट। अगेन मैं चारू को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस चीज के लिए कि उन्होंने ये डिसीजन लिया और उसके ऊपर काम कर रही हैं। दूसरी चीज चारू मैं बात करना चाहता हूँ आपकी गेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहली दफा सुन रहे होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि आखिर आपने प्रिपरेशन कैसे की, और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि आप मतलब इतनी इस तरीके की आपने इतनी रिगरस तैयारी की होगी तो अपना टाइम वगैरह कैसे मैनेज किया उसके बारे में बताएं। ड्यूरिंग बीटेक तो मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा रहता है कि आपको टाइम नहीं मिलता है, तो अगर आप अराउंड 1 ईयर पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक 2 आवर्स या 1 आवर्स डेली डेडिकेट करना चाहिए उस जगह पे, चाहे आप कोचिंग कर रहे हो चाहे आप खुद से पढ़ रहे हो। तो वो 1 आवर अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो आप लेक्चर्स देखो और सुबह कोशिश करो उठ के कि वो चीज आप रिवाइज कर पाओ जो आपने देखी, उसको लिखा है कहीं अगर तो उस टाइम की स्ट्रेटेजी तो यही है, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं बीटेक के टाइम पे। तो उस टाइम तो मैंने यही एक मतलब कोई एक सब्जेक्ट स्टार्ट करो बेसिक्स वाला, और ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स को उसी टाइम पे रेडी करने की कोशिश करो जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, उसको उसके PYQs कर लो तभी, जिससे कि वो आपका तभी रेडी हो जाए। और अगर आपके कोई नोट्स हैं शुरू से, क्योंकि सब्जेक्ट्स तो वही रहते हैं बायोटेक में, तो नोट्स हैं तो वो आपके पास होने चाहिए शुरू से। अगर आप मतलब अगर नहीं है तो फिर आप
ट्राई कर सकते हो कि उसी टाइम बनाओ। हम्म। तो वो तो बीटेक वाली जर्नी थोड़ी डिफरेंट होती है। मेरा क्योंकि ड्रॉप था, तो उस टाइम मैं 6 to 8 आवर्स देती थी रोज के। ओके। मतलब एंड में आके थोड़ा बढ़ गया था। हम्म। स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे पहले मैं CSR के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो उस टाइम तो मैं ज्यादा ही टाइम देती थी। हम्म। फिर जब वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ और मैंने गेट की तरफ स्विच किया, तो इनिशियली थोड़ा कम टाइम दिया क्योंकि वो स्विच करने में प्रॉब्लम होता है। फिर उसके बाद जब एक रूटीन बन गई, आपके साथ क्लासेस हुई और सब कुछ रहा, तो फिर मैंने वो रूटीन के साथ चला। और ऐसा नहीं कि एक दिन में ही बहुत ज्यादा चीजें करी। एक बार में 2 सब्जेक्ट्स पकड़ सकते हो आप, एक मैथ्स पकड़ लो और एक बायो पकड़ लो, तो ओके। that's enough। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि किस किस किताब से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या नोट से पढ़ाई करनी चाहिए। आप थोड़ा सा आज रिवील कर लो कि आपने कहाँ से पढ़ाई की। आप तो मेरे से जुड़ी हुई थी, तो आप ऑब्वियसली मेरे नोट्स पढ़ी। क्या उसके अलावा भी कुछ आपने लिया, कुछ पढ़ा, क्या किया, कैसे पढ़ाई की? नहीं, ऑनेस्टली नहीं लिया मैंने कुछ भी। हम्म। मेरे को वही, मतलब वो एक तो वही बहुत ज्यादा हो रहा होता है याद करने के लिए कि हाँ। आप रिवाइज भी कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा लगने लग जाता है। हम्म। तो मैंने तो नहीं लिया था कुछ भी। और हम्म। मुझे नहीं लगता ऐसे नेसेसिटी है, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है। और इफ समवन इज गाइडिंग यू, तो वो बहुत इजी बन जाता है ग्रैब करना और उसको याद करना, जब आपको पता है कि आपको इतना ही करना है, रेदर देन आप जाओ और बुक्स से पढ़ो हम्म। और या फिर कहीं पे जाके कुछ अलग से कुछ प्लेलिस्ट देखो। वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और कुछ सब्जेक्ट CSR से ओवरलैपिंग होते हैं, तो वो CSR में कुछ ज्यादा ही पढ़ा देते हैं। हाँ, तो मैंने ये बात देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गेट की तैयारी कर रहे होते हैं, बट वो यूट्यूब पे जा करके वीडियोस CSIR के देखने लग जाते हैं। उतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, और वो आपको और कंफ्यूज करेगा, और आपका समय भी ज़ाया होगा। समय बर्बाद करना बहुत मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए समय बचाना बेहद जरूरी। अब हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं चारू, जहाँ से हमें जिस जिन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है प्रॉपरली। आपके इंटरव्यू के बेसिस पे आपने अपनी जर्नी बताई है, गेट की तैयारी कैसे की उसके बारे में बताया। तो अब जब आपका गेट का एग्जामिनेशन हो गया, उसका रिजल्ट आया, मुझे आज भी याद है आपने जब मुझे फोन करके बताया था, मेरा 14 रैंक आई हुई है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था, वो अजब अनुभव था, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अब आप बताइए कि गेट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद फिर कैसी जर्नी रही, कहाँ कहाँ का फॉर्म भरा, क्या किया? उसके बाद मैंने पहले तो चूज किया कि मुझे कौन से IITs या कौन से जगह प्रेफर करना है। तो ठीक है। सबसे पहले तो मेरा प्रेफरेंस IISc ही था। तो जी। IISc की डेडलाइन भी बहुत क्लोज ही थी, वो जल्दी होती है PhD या MTech के लिए भी। ठीक है। तो पहले मैंने IISc में मैंने बस PhD अप्लाई किया था, हम्म। MTech नहीं किया था। और बाकी MTech मैंने दिल्ली और रुड़की अप्लाई किया था, IIT दिल्ली एंड IIT रुड़की। और बाकी मैंने IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गांधीनगर, मतलब ऐसे रिसर्च करके लोगों से पूछकर कि कहाँ पे बायोटेक अच्छा अच्छा। रहेगा करना। हम्म। तो मैंने 4 ही इंस्टीट्यूट शॉर्ट लिस्ट करके उनके फॉर्म भरे थे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ऐसे फिर बहुत ज्यादा हो जाता है जब हमारे पास, तो शायद हम आपको ज्यादा इंटरव्यू भी देने जाना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, कई बार क्लैश होने का भी डर रहता है। क्लैश भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ, क्लैश हो जाता है, तो इसलिए हम्म। मैंने 4 ही जगह भरा था। ओके, ओके, समझा मैं। चलो पहले IISc के इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं कि IISc का जो आपका इंटरव्यू था, डायरेक्ट PhD का जो इंटरव्यू प्रोसेस था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने फॉर्म भरा उसका, फिर आपके पास उसका कॉल आया होगा, ऑब्वियसली मेल आया होगा, फिर आप वहाँ पे इंटरव्यू के लिए गई। तो क्या बायसनेस रहती है कि बीटेक वालों को या डायरेक्ट UG वालों को नहीं लेना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं होगी, तभी आप सेलेक्ट हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं बाकी स्टूडेंट्स को बताने के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा रेशियो होता है कुछ ऐसा कि मास्टर्स के इतने और बीटेक के इतने को लेना है, क्या होता है उसके पीछे? हाँ, तो जब हम IISc का फॉर्म भरते हैं PhD के लिए, तो उसमें आपको 3 डिपार्टमेंट चूज करने का ऑप्शन होता है। तो आप हम्म। कोई से 3 डिपार्टमेंट चूज करते हो, प्रेफरेंस सेट करते हो कि अगर आपको ऑफर लेटर आएगा, एक ही हम्म। डिपार्टमेंट से ऑफर लेटर आता है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको कौन से को प्रेफरेंस पे रखना है, तो वो आप प्रेफरेंस सेट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे कोई बायसनेस नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक वालों को ज्यादा चांस मिलता है अच्छा। कंपैरेटिवली,
मतलब शायद इसलिए क्योंकि आपका एक फ्रेश माइंड होता है और उस फ्रेश माइंड को मोल्ड करना इज इजियर देन अ डेडिकेटेड रिसर्च पर्सन, कि उसका कोई एक टॉपिक है और वो उधर बहुत ज्यादा बायस्ड है अपने टॉपिक को लेके, और वो शायद उसके बाहर के डोमेन को सोच नहीं पाता है फिर उतना अच्छे से। मतलब इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्या पता कोई बहुत अच्छे से सोच सकता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे इंटरव्यू में मैक्सिमम लोग मास्टर्स के ही थे। मतलब शायद मैं अकेली ही थी जिसके बैचलर था, बाकी सब मास्टर्स के थे, क्योंकि बैचलर्स के लोग को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं करते हैं। तो मोस्टली कुछ लोग मास्टर्स के मतलब एमएससी करे हुए थे, कुछ एमटेक करे हुए थे, और कुछ एमटेक करने के बाद जॉब करके भी आए हुए थे काफी टाइम। तो उनको देख के मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब मैं बैठी सबसे बात हुई तो मुझे थोड़ा घबराहट हुई कि इन सबको तो बहुत ज्यादा आता है मुझसे, बट ऐसा नहीं है। शायद उस वाले पैनल में से एक या दो लोग सेलेक्ट हुए हैं, हम दूसरे का मुझे नहीं पता है अभी। तो वो ऐसे 10 लोगों का पैनल था, 10 या 12 लोगों का मेरे वाला, तो उसमें से मैं सिलेक्ट हुई हूँ, बाकी लोग शायद नहीं हुए हैं जिनका मास्टर्स था। तो ऐसा नहीं है कि कोई बायसनेस है, मास्टर्स वालों को भी लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि खाली मास्टर्स को ही लेते हैं, बीटेक को नहीं लेते हैं। नहीं करते, ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा अपने इंटरव्यू के बारे में बताइए, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे? मेरे इंटरव्यू में पैनल था, एक्चुअली जो मेरा डिपार्टमेंट था उसमें 3 प्रोजेक्ट चूज करने का ऑप्शन था पहले से ही। तो दे हैव ऑलरेडी टोल्ड अस कि इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का गाइड है, पीआई है, वो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो वो अपने तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे आईएससी में मेजोरिटी डिपार्टमेंट्स में 2 राउंड होते हैं, बट मतलब जिस डिपार्टमेंट मैंने अप्लाई किया था आईएमआई, जो मेरा प्रेफरेंस था, उसमें एक ही इंटरव्यू था, उसमें प्रोजेक्ट था। बाकियों में प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे पहले से नहीं देते हैं, बाद में शायद देते होंगे, तो पहले से नहीं देते हैं। तो जब मैं ऐसे अंदर गई तो पहले सब मेरे को इंट्रोड्यूस किया, एक वहां पे बैठे हुए थे सर, उन्होंने सबको, काफी बड़ा पैनल था, 10 से ज्यादा लोग थे उसमें। मतलब ऐसे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि सबके इंटरव्यू में, क्योंकि सेम ही डिपार्टमेंट में कुछ लोगों के इंटरव्यू में 5-6 लोग भी थे, किसी के में 3 भी थे, पर मेरे में ज्यादा थे। तो मैं थोड़ा उन लोग को देख के घबरा गई, वो मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैं कभी इंटरव्यू नहीं दिया उससे पहले। तो उन्होंने मुझे काम किया, इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें करी कि कैसा लग रहा है आईएससी में, कैसा लगा अभी घूम के, क्या खाया आपने, ब्रेकफास्ट किया, ऐसा पूछा, 2-3 चीजें आपको काम डाउन किया। देन मतलब मुझे ऐसा लगता है आईएससी इज ऑल अबाउट बेसिक्स। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप वो इंटरव्यू बहुत आराम से निकाल दोगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे भी आते हैं जो शायद बहुत ही हाई लेवल का जानते हैं, बट उनको बेसिक्स नहीं पता है बहुत अच्छे से। तो मेरे साथ जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने फर्स्ट पे भरा था वो प्रोटीन रिलेटेड था। तो प्रोटीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना शुरू किया उन्होंने। तो मैंने सब्जेक्ट्स भरने होते हैं कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, 4-5 आप डाल सकते हो इन योर फॉर्म। तो वो फॉर्म का पूरा उनके पास होता है कॉपी वहां पे प्रेजेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस चीज के, क्या आपका रिसर्च इंटरेस्ट है और आप किस चीज के बारे में चाहते हो कि हम आपसे पूछें। तो एज अ बीटेक स्टूडेंट मेरा तो कोई रिसर्च इंटरेस्ट एज सच नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं है मुझे किधर जाना है या क्या करना है अभी। तो मैंने वो चीज उनमें ऑनेस्टली बोल दी कि मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि आप ये जो मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं इसमें से आप पूछ सकते हो कुछ भी। उन्होंने सब्जेक्ट्स बोले तो मैं ऐसे कैटेगराइज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं कर देती तो शायद वो बैकफायर हो जाता कि क्यों नहीं आता, अगर ये भी तुम अपनी तरफ से बता रहे हो तो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा, तो मैंने नहीं बोला कि, क्योंकि मेरे को सब सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। आई कैन मतलब मिक्स कर सकते हैं हम सब्जेक्ट्स को, रिलेट कर सकते हैं, आपने सिखाया था हमें ड्यूरिंग डेट। तो वो चीज मैंने सोची, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे को इन्हीं में से आप किसी में से भी पूछ सकते हो। तो फिर मैंने, क्योंकि मैं बहुत पैनिक थी, तो मैंने अपने इंटरेस्ट में थोड़ा सा प्रोटीन को बोल दिया था कि प्रोटीन में इंटरेस्ट है मुझे। प्रोटीन में बहुत लंबे समय तक पढ़ाता भी हूँ अपने की। तो मैंने प्रोटीन बोल दिया, तो वो स्टार्ट किया, जो जो उस प्रोजेक्ट के पीआई थे उन्होंने प्रोटीन स्टार्ट किया बायोकेमिस्ट्री से पूछना, और वो उसको थर्मोडायनेमिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सब जगह से उन्होंने मुझसे प्रोटीन पूछा।
बट जब मैं आंसर दे रही थी, प्रोटीन प्रोटीन का स्ट्रक्चर, पहले प्रोटीन का डेफिनेशन क्या होता है बिल्कुल बेसिक से पूछा, कौन से बॉन्ड्स हैं तो उन बॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, मतलब कौन से बॉन्ड्स होते हैं, वो सब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। फिर वो एंट्रोपी पे चले गए कि अगर हम प्रोटीन को फोल्ड कर देंगे तो उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, मतलब वाटर का एग्जांपल लेके। तो फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे अपने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड 2-3 क्वेश्चन पूछा उन्होंने अल्जाइमर से रिलेटेड। तो मैंने अल्जाइमर बस इंट्रोडक्टरी पढ़ा था तो उतना मैंने बताया। फिर उन्होंने वो ये जानना चाहते थे कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन करोगे, मतलब आईएससी में ये चीज बहुत है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके उनको बता पा रहे हो थोड़ा बहुत भी, ऊपर ऊपर से, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर डिजाइन करना है, कि एटलीस्ट आपको ये पता है कि कौन सी टेक्निक्स आप लगा सकते हो, तो वो उस चीज को लेके बहुत खुश होते हैं। तो मुझसे वही पूछा तो मैंने एक दो टेक्निक्स बताई, बट वो ऐसा था कि वो थोड़ा सा शायद ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उतना एक्सपेक्टेड मैं नहीं बोल पा रही थी जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने नॉलेज के हिसाब से। तो फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब टेक्निक्स पे चले गए, क्रिस्पर कैस एंड ऑल, वो सब थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। मतलब मेरे हिसाब से जो चीजें मैंने बताई वो सही बताई थी, बट वो रिएक्शन मुझे शायद सही नहीं मिल रहा था, तो मुझे लग रहा था मैं गलत बोल रही हूँ। मे बी वो जान मुझ के कर रहे थे, जानबूझ के वो करते हैं कई बार कॉन्फिडेंस कम करने चेक करने के लिए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो अभी मेरे गाइड हैं वो, मतलब वो इंटरव्यू क्योंकि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का था, तो उन्होंने बोला कि मैं मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं। तो आईएससी में एक चीज तो सोच के आना चाहिए कि आप बोर्ड पे तो जरूर जाओगे कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो बायो साइंसेस से रिलेटेड हो सकता है, वो मैथ्स तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि वो तो आपको भेजेंगे ही भेजेंगे उसके लिए, तो ग्राफ्स के लिए तो एमटेक में भी ग्राफ्स बहुत ज्यादा पूछते हैं यहाँ पे। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे बेसिक ग्राफ्स पूछे, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बोला, फिर उसी ग्राफ में बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बनाओ। तो दे वांटेड टू चेक कि वो दो मैं उनको इंटरसेक्टिंग बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। इनिशियली मैंने इंटरसेक्टिंग बना दिया क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी ऐसे खड़े होके बनाने में, मैंने सोचा नहीं और मैंने इंटरसेक्ट करा दिया उन्हें। देन दे टोल्ड मी कि इंटरसेक्ट कर, इट विल इंटरसेक्ट और नॉट, आर यू श्योर? तो मैंने बोला कि वो निकालना पड़ेगा हमें पॉइंट, तो उन्होंने बोला निकाल के दिखाओ। मैंने उनको वो पूरा जैसे पॉइंट इंटरसेक्शन वाला निकालते हैं वो निकाल के दिखाया, तो वो नहीं कर रहा था, इमेजिनरी था उसका रूट। तो फिर उन्होंने बोला नहीं करेगा ना नहीं करेगा। फिर उसके बाद एक ग्राफ और बोला है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 1, और वो मैंने मतलब बना दिया। वो हेल्प कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपको ही करना है पूरा, वो बताते हैं, अप्रोच करने का तरीका बताते हैं उस चीज को कि आप पहले इक्वेशन लिखो, फिर आप सोचो थोड़ा उसको, ऐसे बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम से कि आप करो बस करना है। और कोई आपको यहाँ पे डिमोटिवेटिंग बात नहीं बोलेगा कोई भी, ओके। तुम बीटेक मतलब तुमने बीटेक करा है तुम्हें ये क्यों नहीं आता, वो ये बोलेंगे कि आपको आता है, आपको बताना नहीं आ रहा। ओके, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है, कितनी अच्छी बात है। बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता है, वो सीधे पूछते हैं और आपको नहीं आता तो बाय बाय। लेकिन आपको इतना अच्छा एक पैनल मिला और इतने अच्छे साइंटिस्ट मिले जो आपसे इस तरीके से पूछ रहे थे, बहुत अच्छी बात। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में मतलब मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे इंटरव्यू में, ये तो पक्की बात है। हाँ, मतलब 2 डिपार्टमेंट्स हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस में तो पीएचडी या एमएससी होती है और बायो इंजीनियरिंग में एमटेक होती है। तो बायो इंजीनियरिंग के इंटरव्यू में आप लोग एक्सपेक्ट करो, यहाँ पे मतलब एमएससी के इंटरव्यूज में भी पूछते हैं, और जैसे वो लॉजिस्टिक कर्व होता है, अगर मैथ्स नहीं पूछेंगे तो वो सब पूछेंगे, एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब वो थोड़ा सा मैथमेटिकल चीजें पूछते हैं। वो आपका थोड़ा स्ट्रांग हो, मतलब स्ट्रांग भी नहीं, एटलीस्ट आपको बेसिक्स पता होने चाहिए कि ग्राफ बना सको थोड़े बहुत, ऐसा। ठीक है, ओके ओके, ये बात तो बिल्कुल आपने सही की। अच्छा, आपने बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह दिए थे क्या? हाँ, कहाँ पे दिया? एक तो आईएससी में ही मेरा जो दूसरा डिपार्टमेंट प्रेफरेंस था, मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स करके, उधर मैंने इंटरव्यू दिया था। तो वहां का भी सेम पैटर्न था, बट क्वेश्चन काफी अच्छे पूछे थे उन्होंने। तो वहां पे ऐसा था कि मतलब वहां पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था राउंड 1 में, बट मैं राउंड 2 देने नहीं गई थी क्योंकि मेरा इधर हो गया था। तो राउंड 1 में बहुत मतलब काफी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, स्ट्रक्चर्स जैसे रामाचंद्रन प्लॉट, रामाचंद्रन वाज फ्रॉम आईएससी एंड उनका डिपार्टमेंट वही था,
मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स। जी तो जी जी। वहां पे अगर आप एम कर रहे हो मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स को, तो रामाचंद्रन प्लॉट तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। वो हर बच्चे से पूछा है उन्होंने, हाँ, तो मुझसे भी पूछा था। तो वो आपने बता दिया होगा मुझे लगता है वो तो। हाँ, वो मैंने बता दिया था। और उन्होंने मुझसे प्रोलीन का स्ट्रक्चर बनाया। हम्म, मतलब क्या होता है कि जब आप सही आंसर दे रहे होते हैं वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मेरा 80% इंटरव्यू वहां पे बहुत अच्छा हुआ था, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी ऑलरेडी पहले की वजह हम्म, से। हम्म। तो अगर आप सही आंसर दे रहे होते हो तो दे ट्राई टू ट्रिक यू कि ऐसा कहीं ही गलत करो। क्यों होगा, ऐसा हाँ, ही होगा, ऐसा वो हाँ, ऐसा रिएक्ट करेंगे कि हम्म, नहीं ऐसा नहीं होगा। बट हम्म। आपको कॉन्फिडेंट रहना है अपनी बात पे कि नहीं ऐसा होगा। बहुत तो, अच्छी बात आपने बताई कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, क्योंकि वो उसमें से भी चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। हम्म, बहुत हम्म। सही बात बताई आपने। तो आपने जब ये पहला वाला इंटरव्यू दिया था, उसके बाद आपको उनके बिहेवियर से या कुछ ऐसे पता चल रहा था कि लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या हुआ? मुझे नहीं लगा था वो मुझे लेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था ऑल द बेस्ट फॉर द अदर इंटरव्यूज। तो अच्छा। मैं बाहर निकल के ऐसा हो गया था मुझे कि शायद मेरा इंटरव्यू, ऐसा बोलते हैं कि जो इंटरव्यू ज्यादा टाइम चलता है हम्म, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम्म, मेरा अराउंड 25 मिनट्स चला होगा, सबका इतना ही चला था, 20-30 मिनट्स। ओके। तो मतलब वहां पे जाके टाइम ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आ गए हम, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम हाँ, स्लो ही जा रहा होता है अंदर। तो मतलब मुझे नहीं लगा था ऐसा कि लेंगे, बट हम्म, देन मेरी गाइड से बाद में बात हुई अपने, तो दे सेड कि हाँ हमें वो चीज चाहिए थी, बायो प्लस मैथ्स, वो हमें मिल गया, तो हमने ले लिया, इसलिए तो ऐसा आपको कुछ मतलब नहीं। पहले ही बता दिया था उन्होंने, मतलब रिजल्ट अनाउंस होने से पहले ही पता चल गया था आपको कि हो हाँ, गया? उनका कॉल आया था शाम को अनऑफिशियली। कुछ लोग बता देते हैं, कुछ लोगों को बता दिया था, कुछ लोगों को नहीं बताया था। तो मेरे पीआईज ने मुझे कॉल करके बता दिया था दोनों ने कि आपका हो गया है। बट अभी मतलब क्योंकि ऑफिशियल को टाइम लगता है, साइन वाइन होते हैं, वो पूरा एकेडमिक प्रोसीजर होता है। तो वो बोले थे कि फिर अभी 1 महीना तो लगा था, 1-2 महीने लगे थे पूरा प्रॉपर आने के लिए। ओके ओके। हम्म। अच्छा, आपने किसी और भी आईआईटी में भी इंटरव्यू दिया था आईआईएससी के अलावा? हाँ, मैंने आईआईटी रुड़की में दिया था इंटरव्यू उसके अलावा। तो हम्म। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है वहां पे। तो तो आपसे क्या पूछा था वहां पे, अगर कोई आईआईटी जा रहा हो या रुड़की भी जा रहा हो, तो इंटरव्यू आपका किस डिपार्टमेंट में था? वहां पे सेल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अच्छा, तो वहां पे क्या पूछते हैं? मॉलिक्यूलर एंड वन इज फ्रॉम नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो वहां पे क्या पूछते हैं, वहां पे किस तरीके से टेम्परामेंट रहता है? एक्चुअली आईआईटीज में मुझे सबसे बड़ा एक फैक्टर ये लगा कि वहां पे वो बहुत ज्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चों को। और अगर आप लास्ट वाले दिनों में है तो वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होते। नहीं होते। ओके। हाँ, मतलब वो थोड़ा सा रूड भी हो जाते हैं, उनको ऐसा होता है कि आपको क्यों नहीं पता ये, आपने बीटेक करा है, आपको कैसे नहीं पता ये। तो वो डिपेंड करता है कि उनका मूड कैसा है उस टाइम पे। और वहां पे मैंने एक चीज बहुत ज्यादा फील करी, पता नहीं सब आईआईटीज में है कि नहीं, कि वो बीटेक वालों को कुछ, मतलब उन्होंने क्राइटेरिया जरूर रख दिया कि बीटेक के बाद भी आप पीएचडी के लिए आ सकते हो। ओके। बट वो मतलब बायो साइंसेज पसंद नहीं डिपार्टमेंट, करता। ओके। हाँ वो मतलब थोड़ा सा मे बी बायसनेस आपको दिखी। उनको ऐसा होता है कि तुमने बीटेक करा है और तुम यहाँ पीएचडी के लिए आ गए हो। वो थोड़ा अच्छा। बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। हाँ, ओके मतलब ओके। जितना मेरा बाकी लोगों से भी बात हुई एमटेक के इंटरव्यूज में भी, सब बड़े बड़े आईआईटीज में यही हुआ है कि बहुत रूडली और बहुत हाँ, समझ पाया हूँ। कहीं आपका मास्टर्स में भी आपने इंटरव्यू दिया था कहीं पर? नहीं, मास्टर्स तो नहीं। मास्टर्स के लिए कोई इंटरव्यू, सबके सब हाँ, पीएचडी के लिए? आईआईटी रुड़की में जो नैनोटेक का इंटरव्यू था वो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, और वहां पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो वहां पे भी सेम ही अप्रोच था मेरा कि मैं बहुत, मेरा प्रोजेक्ट नैनोटेक का था 6 मंथ्स वाला बीटेक में। तो वो उन्होंने उनसे रिलेटेड ही बस सब कुछ पूछा सब था, कुछ। और वो नाइस तरीके से, मतलब बहुत अच्छा ठीक है। बात कर रहे थे। ओके ओके ओके। चलिए, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट का गेट में हो गया, जैसे आपका तो रैंक बहुत ही अच्छा था, मतलब विद इन 20 रैंक था, तो आप तो कॉन्फिडेंट रही ही होंगी कि मेरा तो हो ही जाएगा, पीएचडी में भी ऑफ कोर्स हो ही जाएगा। आपने क्या देखा है, मतलब किस किस रैंक तक लोगों का पीएचडी में डायरेक्ट सिलेक्शन वगैरह या पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है? आपने देखा है, कुछ ऑब्जर्व किया है, आइडिया है? एज फॉर आईएससी, रैंक डजंट मैटर। अच्छा, रैंक पे कोई फर्क एज नहीं फॉर पड़ता। आईआईटीज ऑल्सो, हम्म, पीएचडी के लिए रैंक डजंट मैटर। उसमें क्या होता है कि एक शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, हम्म। बस वहां तक के लिए आपको रैंक चाहिए। अच्छा। अगर आप उस क्राइटेरिया में लाए कर रहे हो
तो फिर सब मैंने, बराबर है। हाँ, तो मेरा ऐसा था कि आईएससी में 650 अबव स्कोर चाहिए हम्म, फॉर, मतलब कॉल कैटेगरी करना। वाइज डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो मेरे को 650 प्लस चाहिए था हम्म, कॉल आने के लिए। तो मेरे को ठीक कॉल आया, उसके बाद वो बताते जरूर है वहां पे कि आप इसका रैंक कितना है, जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं आपको जो बैठे होते हैं, है। बट वो रैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। आईआईटीज में भी नहीं पड़ता रैंक से फर्क, वो एक बार कॉल आ गया तो सब बराबर है, राइट। सब बराबर है। उसके बाद आप बस वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी है जिनका 500 रैंक होगा कैटेगरी वाइज में, और वो बच्चे भी है जिनका 200 होगा, 300 होगा, 1 रैंक भी होगा, 3 भी होगा, तो सब है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। तो ये पीएचडी के लिए आप बता रही है ना कि एक बार हाँ, पीएचडी में, लेकिन मास्टर्स में तो ऑफ कोर्स रैंक बहुत मैटर करेगी। हाँ, मास्टर्स में क्योंकि एक वो क्राइटेरिया थोड़ा परसेंटेज रखते हैं कि रैंक भी 70 डिपेंड 30 का करता है। रहता है, यस। लेकिन पीएचडी में ऐसा कुछ नहीं है, करेक्ट। नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि आपको ये इंडिविजुअल आपकी बात सुन रहा होगा और वो तैयारी करना चाहता होगा इंटरव्यू के लिए, आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा, तो आपको क्या बातें आप कहेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करो? जो मैंने फील किया है कि इंटरव्यू के लिए ऐसा सच कोई अलग से तैयारी नहीं करनी होती है। आप जब अपना गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपना बेसिक्स बहुत क्लियर रखो, और जैसे आपने हमें सब्जेक्ट्स को रिलेट करना सिखाया, एक सब्जेक्ट को दूसरे से, दूसरे को इंटरकनेक्ट करना, वो चीज आपकी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई उस सब्जेक्ट को उससे रिलेट, दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप सोच पाओ एटलीस्ट, क्योंकि नो वन एक्सपेक्ट कि आप बिल्कुल सही आंसर दो हर क्वेश्चन का। उनको बस आपका थॉट प्रोसेस जानना है कि आप क्या सोचते हो उस चीज को लेके। तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट योर जर्नी आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, बस आप मैक्सिमम ये कर सकते हो कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं हम, कि जब हम बात करें तो वो ऐसा नहीं लगे कि हम बहुत अनइंटरेस्टेड हैं उन चीजों को लेके, कि हमें कोई वो इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाना पड़ता है वहां पे। वो मेरे को एक बड़ा फैक्टर लगा। और दूसरा एक कॉन्फिडेंस, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दिस इज नॉट द एंड, ये अगली नहीं बात है। मैं यही करने वाला था कि मतलब अक्सर लोग रिटन एग्जामिनेशन तो दे देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जा करके सारा कॉन्फिडेंस एकदम दिख जाता है लोगों का। आपने कैसे मेंटेन किया कि हम आईआईएससी जा रहे हैं, वहां का इंटरव्यू देंगे, बाकी आईआईटीज में भी 2 जगह आपने निकाल लिया, तो आपने अपने आप को कैसे, जब इंटरव्यू पैनल में जाती हैं तो आप कैसे अपने आप को शांत रखती हैं, कैसे मैनेज किया? मैंने एक चीज अपने दिमाग में बिठा ली थी कि दिस इज नॉट द एंड, और हम्म, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें किसी भी, मतलब इट्स गुड टू हैव अ गोल कि आपको कुछ अचीव करना है, बट आपको कोई एक ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं बना लेना है कि आपको यहीं ही जाना है। हम्म, वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है एक पॉइंट पे आके। ये जेई के टाइम भी करते हैं हम लोग कि हमें तो यही आईआईटी चाहिए, ये नहीं मिले तो लाइफ, फिर वो हम आगे के 4 साल भी खराब कर देते हैं उसको लेके। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी ऐसे कॉन्स्टेंट नहीं बनाया था कि मुझे आईआईसी चाहिए। इवन मैं इंटरव्यू देने भी ये सोच के आई थी कि अगर होता है तो भी मुझे नहीं पता है कि मुझे लेना है कि नहीं, मुझे लेना है कि नहीं, वो मुझे लेते हैं कि नहीं वो बाद में है। मैं ये सोच रही थी कि मुझे लेना है, क्योंकि मैंने जितना आईआईसी का कल्चर सुना हुआ था, और कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे सरवाइव करना, तो मैं ऐसे थी कि अगर उन्होंने मुझे ले भी लिया तो मुझे नहीं पता कि मुझे लेना है कि नहीं। तो मैं बिल्कुल उसी माइंडसेट के साथ थी कि मैं तो देखने आई हूँ कि क्या पूछ लेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा खुद को अपने माइंड के साथ ही गेम्स खेलने पड़ते हैं कई बार इंसान को, तो वो खुद को समझाने के लिए, क्योंकि अगर हम उस चीज को कॉन्स्टेंटली सोचते रहेंगे कि नहीं मुझे तो तो खराब हो जाना है, जाएगा। वो खराब हो जाएगा। तो इतना सही, नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा फ्री रहना चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, अब फाइनली मैं 1-2 क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा। 2 से 3 चीजें बताइए जो आपकी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट थी, जो आपने की और जिससे आपको लगता है कि मुझे सक्सेस मिली। सक्सेस के लिए एक तो सपोर्टिव लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, एक चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके बिना तो आप, क्योंकि मेरा तो वो ड्रॉप ईयर वाला फेज था, वो बहुत मुश्किल होता है निकालना, बहुत लोनली हो जाते हो आप। कॉलेज में फिर भी इजी होता है, दोस्त होते हैं, तो थोड़ा सा कांटेक्ट में रखना चाहिए लोगों को। और उसके बाद कंसिस्टेंसी, आई गेस कि मैं कभी, मतलब मेरे साथ भी सेम ही है जैसा सब लोग हैं, कोई मैं बहुत अलग नहीं हूँ सबसे, सब एक जैसे होते हैं, सबको एक बार में चीजें समझ नहीं आती हैं।
तो सेम मेरे साथ था, मुझे बहुत, इवन मुझे ऐसा लगता है शायद किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, मुझे काफी देर तक उसको प्रोसेस करना पड़ता है, बार बार जाके। अभी भी मतलब ऐसा होता है कई बार कि वो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो मैं अभी भी एकदम से सोच के नहीं याद कर पाती हूँ, कि कोई मुझसे इंस्टेंटली पूछ लेगा तो मैं कैसे उसको समझाऊंगी। तो मतलब हर दिन के साथ आपको खुद को बेटर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप हो सको, और बहुत ज्यादा किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए लाइफ में, कि आप बस बैठ गए हो। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप बहुत बहुत घंटे लगातार ही बैठे हुए हो, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है एक पॉइंट पे आके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीच बीच में उठती थी और अपना अपना पसंद के काम भी करती थी, घूमती भी थी। मैंने ऐसे कॉन्स्टेंट बना के किसी चीज को नहीं किया। बहुत मेरे को ऐसा होता था एक सेकंड ऑप्शन नहीं, मतलब एक ये रखो कि लाइफ खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे हो जाएगा कुछ ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात आपने। अब मुझे ये बताइए कि आप इतनी अर्ली एज में आपका बीटेक निकला, बीटेक के बाद ठीक सीधे पीएचडी में जंप कर लिया। जो लोग 2 साल, आपका 1 साल ड्रॉप है मुझे पता है, बट आपने 2 साल का जो एमटेक था वो तो आप उसको तो खत्म कर दिया, तो आपका 1 साल बच ही गया, 1 साल फायदे में ही है। तो आपका पीएचडी जो है वो आप बहुत अर्ली एज में करके निकलेंगे आईआईएस से। फिर उसके बाद आगे का क्या प्लान? आगे का तो एकेडमिक्स का ही प्लान है मेरा, तो ओके। अभी तक, बाकी रहते रहते चेंज हो जाए तो पता नहीं। तो अभी तक तो माइंडसेट यही है कि एकेडमिक्स में जाना है। तो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन होता है कि आप इसके बाद पोस्ट डॉक करते हैं, तो वो कहीं अच्छी जगह से, और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो वहां जाके पोस्ट डॉक करना, और उसके बाद फिर आके आईआईटीज में या कहीं। प्रोफेसर, बहुत एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत सारे बीटेक के स्टूडेंट्स आपकी आवाज इस समय सुन रहे होंगे, जो शायद थर्ड ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे और इस साल गेट का एग्जामिनेशन देने वाले होंगे, और अभी से अपने दिमाग में एक सपना रखा होगा कि दीदी जा सकती हैं या मैम जा सकती हैं तो हम भी जा सकते हैं। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जा सकते हैं, मैं भी उनकी तरह ही थी। मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी हैं जो वो कर रहे होंगे, शायद मैंने भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया होगा एक पॉइंट पे, जो उन्हें भी लग रहा होगा कि वो कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं है, वो नहीं करना चाहिए। बट अगर हो भी गया कुछ तो उस चीज को आप पास्ट में रहने दें, और आज से, मतलब वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। तो वो वाली चीज होनी चाहिए कि अगर आपको अभी 6 महीना भी है एग्जाम को और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं लैग कर रहे हो, तो कहीं लैग नहीं कर रहे हो, आपने वो चीजें पढ़ी हुई है। आपको एक राइट डायरेक्शन की जरूरत है, तो वो राइट डायरेक्शन जैसे मिलेगा आप उस दिन से हार्ड वर्क शुरू करो, और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है हार्ड एंड फास्ट, कोई, सब लोग यहाँ पे बहुत एवरेज है। और एक चीज मैं मतलब खुद से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और यहाँ पे कोई बहुत ही अलग ही दुनिया के लोग आ रहे हैं, आईआईटीज के ही लोग आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मेजोरिटी लोग उन आईआईटीज के बच्चों को इंटरव्यूज में पीछे छोड़ के आ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेजेस के, मेरा सेंट्रल नहीं था, बिना सेंट्रल के और सेंट्रल के सब लोग हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटीएंस हैं, आईसर के लोग हैं वो लोग भी, बट आप लोग, मतलब जो नॉर्मल कॉलेजेस के लोग हैं, तो वो भी हैं। ऐसा नहीं है कि आप जेई के टाइम नहीं जा पाए आईआईटी, तो अब आप नहीं जा सकते कहीं और, तो अच्छी जगह। तो अपने दिमाग में ये बोझ लेकर के नहीं चलना है कि यार मेरा इंस्टीट्यूट तो प्राइवेट है, वहां पे आईआईटीएन सब पहुंचेंगे, मैं कैसे मैनेज करूंगा, इस तरीके की चीजें नहीं दिमाग में लेके जानी है। आपने देखा, आपके सामने मैंने इनसे सारी बातें की। बीटेक के बाद डायरेक्टली पीएचडी कैसे कर सकते हैं, किन लोगों को करनी चाहिए, किन को अवॉइड करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, गेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू के कैसे क्वेश्चंस होते हैं, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे शांत रखना है, ये सारी बातें की। उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि और आप क्या किस तरीके की चीजें हमसे देखना चाहते हैं। अगेन थैंक यू सो मच चारू कि आपने इतना समय निकाला स्टूडेंट से बात करने के लिए, और आई एम श्योर कि ये जो पॉडकास्ट है इससे अगले साल बहुत सारे बीटेक के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आईआईएससी में डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, और आप कईयों की सीनियर होंगी। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा चारू। थैंक यू। थैंक यू सर।